360 में अमरीकी तारीख की सबसे मुतनव्वो कांग्रेस का पहला इजलास, मुसलमान खवातीन अरकान ने कुरान पर हल्फ लिया। इन 6-7 गाँव में जो है स्कूल नहीं है कोई भी। पाकिस्तान में सरकारी स्कूलों की सूरत हाल पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ एजुकेशन का आखिरी हिस्सा। और 2018 में अक़लियतों और खवातीन की अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कारकर्दगी। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। अमेरिका में नवंबर में मुंतखब होने वाली कांग्रेस ने अब अपना हल्फ उठा लिया है। नई आने वाली ये कांग्रेस खवातीन और अक़लियतों की रिकॉर्ड तादाद के बायस अपने अंदर तारीखी अहमियत की हामिल है। पहले इजलास में वफाकी हुकूमत के शटडाउन को ख़त्म कराने के लिए बजट पर बहस का आगाज़ हुआ, लेकिन सूरत हाल जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेगी ये तवक्को नहीं की जा रही। इस वक्त हम कोशिश करें कि हमारा राब्ता साकिब उल इस्लाम से हो जाए, जो कैपिटल हिल पर मौजूद हैं और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। साकिब, ये बताइए कि फिर इजलास में क्या पेशरफ्त हुई और जो इतनी तारीखी कांग्रेस ने हल्फ उठाया उस वक्त कैसा समा था? जी बिल्कुल सारा, जो नई कांग्रेस जिसने हल्फ उठाया कल ही, उसमें डेमोक्रेट्स को अक्सरियत हासिल है और उन्होंने पहले जो 2 बिल मंजूर किए हैं उसमें हुकूमती शट डाउन जो कि 14 रोज़ से जारी है उसको ख़त्म करने के लिए 2 बिल मंजूर किए गए और एक जो बिल था उसमें जो कौमी सलामती का इदारा है उसके लिए होमलैंड सिक्योरिटी के लिए कुछ फ़ंड मुख्तस किए गए हैं। लेकिन सदर ट्रंप अपने जो मैक्सिको की सरहद के साथ दीवार चाहते हैं उसके लिए $5 बिलियन जो सदर ट्रंप का मुतालबा है उसके लिए कोई रकम मुख्तस नहीं की गई है। और इस बारे में यही वजह है कि अब तक जो कांग्रेस है और सदर ट्रंप जो है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं और आज फिर हो सकता है कि सदर ट्रंप और कांग्रेस के अरकान के दरमियान मुलाकात हो और ये फैसला किया जाए कि जो शट डाउन है हुकूमत का, जो कि आज 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है, उसको ख़त्म किया जा सके। जबकि सारा दूसरी तरफ ये जो अमेरिका की 116वीं कांग्रेस है जिसने गुज़िश्ता रोज़ हल्फ उठाया है वो इस लिहाज से भी बहुत अहमियत की हामिल है कि इसमें रिकॉर्ड 127 खवातीन ईवान नुमाइंदगान के अरकान ने हल्फ उठाया और जो नैन्सी पेलोसी हैं स्पीकर ऑफ द हाउस, उन्होंने दूसरी बार ये पोजीशन संभाली है। जबकि इसके अलावा 2 मुसलमान खवातीन कांग्रेस वुमेन जो मुंतखब हुई हैं रियासत मिनेसोटा से इल्हान उमर, जिन्होंने अपने दादा के कुरान पर हल्फ उठाया है, जो एक जो कि हल्फ होता है बाद में अलामती तौर पर उठाया जाता है जबकि सारे अरकान के बाद। और दूसरी तरफ जो रशीदा तलीब है जो रियासत मिशिगन से हैं, उन्होंने सदर थॉमस जेफरसन के कुरान पर हल्फ उठाया है जो कि अमेरिकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में महफूज रखा गया है। और साकिब उल इस्लाम हमारे साथ है कैपिटल हिल से और कुछ टेक्निकल मुश्किलात के बावजूद हमारा आपसे रब्ता हो गया। थैंक यू साकिब फॉर दी अपडेट्स। थैंक यू। और सदर ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी पर सवाल उठाए जाने के बाद अमेरिकी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क माइली ने काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। जुमेरात को होने वाली मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान और खित्ते पर अमरीकी हिकमत अमली के असरात और ऐसे तवील मुद्दती इक़दामात पे बातचीत की गई जिनसे अफगान हुकूमत खुद अपने पाँव पर खड़ी हो सके। सदर ट्रंप ने बुध के रोज़ अपने ही जनरल्स की अफगान हिकमत अमली को तनकीद का निशाना बनाया था। दूसरी जानिब भारत ने भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अफगानिस्तान में उसके किरदार पे तंज़िया जुमलों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि नई दिल्ली अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मंसूबों पे काम कर रहा है जिनका लोगों की जिंदगियों पे गहरा असर मुरतब होगा। सदर ट्रंप ने तनकीद की थी कि भारतीय वज़ीर आज़म अफगानिस्तान में लाइब्रेरी के बारे में मुझे बार बार बताते हैं, जबकि उस पर जितना पैसा खर्च हुआ उतना तो अमरीका 5 घंटों में अफगानिस्तान पर खर्च कर देता है। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए पाकिस्तान के 4 सूबों से सरकारी स्कूलों की सूरत हाल पे खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला, स्टेट ऑफ एजुकेशन। हमने देखा कि पैसा तो बहुत खर्च हो रहा है, लेकिन कहीं स्कूल बच्चों की पहुंच से ही दूर हैं, कहीं बुनियादी सहूलतें नहीं हैं और कहीं असातिज़ा के पास ज़रूरी वसाइल ही नहीं है। इस सब के साथ साथ वो स्कूल भी हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में तो दर्ज हैं, कहीं इमारत भी है, उसके लिए पैसा भी दिया जा रहा है, मगर ना ही कोई पढ़ाने आता है और ना ही कोई पढ़ने। आइए देखते हैं गोस्ट स्कूल्स के बारे में ये रिपोर्ट और फिर हम बात करेंगे मसाइल के हल की, जिसमें आपकी राय भी शामिल होगी। ब्लैक बोर्ड पर सालों पुरानी आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई हैं, लेकिन ये कमरा अब क्लासरूम नहीं लगता। बच्चे और वालिदैन इस सोच में हैं कि ये इमारत कभी इसके असल मकसद के लिए इस्तेमाल हो भी सकेगी या नहीं। हम मकामी अफसरान के दफातर के चक्कर लगाने में पैसा खर्च कर करके थक चुके हैं। साल 2016 में ये स्कूल सिर्फ 2 दिन के लिए खुला था और फिर बंद हो गया। हम 2006 से ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल खुल जाए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता।
ऐसे ज्यादातर स्कूल सिंध और बलूचिस्तान में हैं। एक इमारत को हुकूमत स्कूल का नाम देती है, उसकी मुरम्मत और देखभाल के लिए हर महीने पैसे दिए जाते हैं, असातिज़ा को तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन सच ये है कि ना यहाँ कोई पढ़ाने आता है, ना इस इमारत की देखभाल की जाती है। गैर मुनाफा बख्श इदारों के मुताबिक ये पैसा स्कूल स्टाफ, मकामी सरकारी मुलाजमीन या फिर सियासतदानों की जेब में चला जाता है। स्कूल खोलना चाहता बारह पढ़न तालीम का साइंस। मैं गांव में अपनी जमीन और जानवरों की देखभाल करता हूं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो शहर जाकर अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। सूबाई हुकूमतों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब भी ऐसे हजारों फर्जी स्कूल पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस मसले का हल जरूरी है, इस पर तो सभी इत्तफाक भी करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में इसका कोई हल होता नजर नहीं आ रहा। आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में बुनियादी सतह पर तालीम की फराहमी में खड़ी रुकावटों पर बात करना कितना ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए बस 2 नंबर्स अगर हम जहन में रखें तो वही काफ़ी हैं। एक ये कि मुल्क में शराखानदगी सिर्फ 58% है। मुल्क की तकरीबन आधी आबादी, इसका मतलब ये बनता है कि अलिफ बे पे नहीं जानती। अब मर्दों की अगर हम देखें सूरत हाल तो उनमें फिर भी शराखानदगी ज़्यादा है, 70% तक हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। अब इसमें भी यह है कि कुछ ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कुछ बस अपना नाम ही लिखना और पढ़ना जानते हैं। लेकिन ख़वातीन का अगर आप नंबर देखें तो 48% जो हैं वो ख्वांदा हैं, इससे ज़्यादा यानी 52% कुछ पढ़ लिख नहीं सकती। दूसरा नंबर जो बहुत काबिल गौर है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 44% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। स्कूल जाने की उम्र के तो मुल्क में तकरीबन 5 करोड़ बच्चे हैं और जो स्कूल नहीं जा रहे 2.25 करोड़ के करीब हैं। पिछले 5 सालों में स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में 5% इजाफा तो हुआ है, जो एक खुशाइंद कह लीजिए कि खबर है। लेकिन होता यह है कि बहुत से बच्चे चंद जमातों से आगे नहीं जाते और 10वीं तो पास ही नहीं कर पाते। जैसे जैसे ग्रेड्स आगे बढ़ते जाते हैं बच्चों की तादाद उनमें कम होती जाती है। तो मसाइल की हमने बात की, लेकिन हल की बात करना भी ज़रूरी है, उसके बगैर गुफ्तगू मुकम्मल नहीं होती। तो इस वक्त हमारे साथ हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्जियाकार नादिया नवीवाला, जो पाकिस्तान में शोबा तालीम के बहरान पे पाकिस्तान एजुकेशन क्राइसिस द रियल स्टोरी के नाम से तफसीली रिपोर्ट भी लिख चुकी हैं और इस वक्त कराची से हमारे साथ हैं। नादिया, वेलकम टू व्यू 360। मसाइल की हमने बात की, आपने पूरी सिचुएशन का जायजा लिया हुआ है, ये बताइए बुनियादी मसला कहाँ है, हल किधर से शुरू होना चाहिए? तो मसला एक्चुअली ये है कि जो आपने फिगर्स बोले हैं 23 मिलियन आउट ऑफ स्कूल किड्स, इसमें से ज़्यादातर बच्चे 10 और 16 साल के दरमियान हैं। जो हमारे बच्चे हैं जो 5 और 9 साल के दरमियान हैं, ज़्यादातर स्कूल में इनरोल्ड हैं। मसला ये है कि ये जो हमारी स्कूलें हैं ये तालीम नहीं दे पाती। ज़्यादातर जो बच्चे हमारे स्कूल में हैं वो पढ़ लिख नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं अडल्ट के बारे में आपने जो बोला कि औरत और मर्द पढ़ लिख नहीं सकते, वो हम अडल्ट की बात, वो बड़ों का बात कर रहे हैं। पर हमारा रियल जो क्राइसिस है ये है कि स्कूल में जो बच्चे हैं 3 साल के बाद वो एक जुमला नहीं पढ़ सकते। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस आगे चल के भी अच्छी नहीं हो पाती। ये बताइए क्या पैसा इस प्रॉब्लम का हल है? क्योंकि जब हमने मुख्तलिफ 4 सूबों में ही जो महकमा एजुकेशन के ओहदेदार हैं उनसे बात की तो एक चीज़ जो मेरे जहन में बहुत स्टैंड आउट की वो सूबा सिंध से थी। वहाँ पे जो वजीर हैं इस वक्त एजुकेशन के, उन्होंने ये कहा कि पैसा तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास तो बेतहाशा पैसा है। तो ये मुझे बताइए कि जब हम ऐसे प्रॉब्लम्स देखते हैं तो जहन में याद है कि जी अगर पैसा ज़्यादा दिया जाए, पाकिस्तान GDP का बहुत थोड़ा हिस्सा एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, इज दैट द सोल्यूशन? नहीं, ये मैंने KP में भी सुना है, बिहाइंड क्लोज डोर्स ये हुकूमत एडमिट करती हैं कि पैसे हैं उनके पास। प्रॉब्लम ये है कि वो खर्च नहीं कर पा रहे इन अ वे कि एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकले। सो रियली हाँ, इट कम्स डाउन टू जो पैसे हैं वो हमें सही इस्तेमाल करने हैं। एंड चैलेंज ये है कि ज़्यादातर हमारी बजट्स टीचर सैलरीज में जाती हैं, तकरीबन 85% टीचर सैलरी में जाती है। और ये हमारा चैलेंज है कि टीचर्स को टीच करना, एजुकेशन डिलीवर करना है बच्चों तक। दैट्स द चैलेंज, क्वालिटी की। अच्छा, जब हमने ये रिपोर्ट्स का सिलसिला पेश किया तो हमने अपने व्यूअर से भी कहा कि वो भी अपनी फीडबैक दें, अगर वो कुछ प्रॉब्लम्स या सोल्यूशंस के बारे में बात करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। तो नादिया, यहाँ पे मैं एक फेसबुक का कमेंट शेयर करना चाहूँगी। हसीबुल्लाह ने हमें फेसबुक पे कहा कि जब एक सियासतदान या उस्ताद या किसी अमीर शख्स का बच्चा सरकारी स्कूल जाएगा तभी बेहतरी की उम्मीद पैदा होगी, एक ही मीडियम रखा जाए तो ही सूरत हाल बदलेगी। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान की जो हुकूमत है वो तमाम स्कूलों में एक निसाब शुरू करना चाहती है, एक ही करिकुलम
करिकुलम और कहा जा रहा है कि सरकारी टीचर्स के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। एक सवाल तो यह है कि क्या इतने क्वालिफाइड टीचर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं कि अगर सब बच्चे सरकारी स्कूलों की तरफ जाने लग जाएं तो उनको पढ़ाने के लिए उतने टीचर्स भी हों? इसका जो सोल्यूशन है ना, हमें फिगर आउट करना है कि टीचर को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट हमें सिर्फ बच्चों को एजुकेट नहीं करना, हमें टीचर्स को भी उसी वक्त पे एजुकेट करना है। इससे हमारे टीचर्स कुछ साल पहले वही बच्चे थे जो इसी सिस्टम से निकले हैं। जब मैंने लोगों से बात की है, वो वजीर फ्रॉम मिनिस्टर्स वगैरह, कोई ये डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि ये हम चेंज कैसे कर सकते हैं, कि टीचर को हम एजुकेट कैसे कर सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ना लिखना कैसे सिखा सकते हैं। और जब तक हम ये सही वाले सवाल नहीं पूछेंगे तो इसके जवाब और आंसर्स भी हमें नहीं निकलेंगे। हमारा सिर्फ ये बड़ा पॉलिटिकल रेटरिक निकलेगा कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एंड बिग क्लेम्स। एंड बाय द वे, जो केपी का जो अभी एडवाइजर सबसे सीनियर एक्टिंग मिनिस्टर हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहा है। सो I mean, let's see. हाँ, एक एग्जाम्पल तो है, बिल्कुल इससे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल तो आएगी, और जब ज़्यादा लोग इस सिस्टम की तरफ तवज्जो देंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा सोल्यूशंस की बात भी की जाए। जब आप टीचर्स की जिस तरह बात कर रही है, एक डेवलपमेंट की बात है, पर टीचर्स पे अगर बर्डन की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल्स के लेवल पे 26% स्कूल्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक अकेला टीचर उनको चला रहा है। पंजाब और सिंध में हमने देखा है कि प्राइवेट जो इदारे हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स कुछ उनको दिए जा रहे हैं चलाने के लिए। आप TCF की द सिटीजन्स फाउंडेशन के एडवाइजर भी हैं, उनको भी दिए जा रहे हैं। सिंध में, पंजाब में भी स्कूल जो हैं वो प्राइवेट इदारों को दिए गए हैं। ये कैसा साबित हो रहा है, इसके कैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं? ये जो पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़ गया है कि इट लुक्स लाइक गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती। हमने इतनी जल्दी स्कूलें ऑल्सो बैडली प्लान्ड रैंडमली बनाए हैं, टीचर्स को वैसे हायर किए हैं कि वो हैंडल नहीं कर पा रही, और अब ऐसे सॉल्यूशंस निकल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए। सो इसके रिजल्ट्स ऑफ कोर्स हैं। जब कोई इदारा आता है और गवर्नमेंट स्कूल को सही चलाता है तो डिमांड है एजुकेशन के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्स आती है। बट इसका अब ये क्वेश्चन है कि ज़्यादातर सिस्टम तो पब्लिक सेक्टर के हाथों में है, और इसका क्या होगा। ऑलराइट, और एक और फेसबुक का ही कमेंट मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। हसीबुल्ला के अलावा एक और कमेंट हमें आया है गुलामुल्ला जुनेजो का, और उन्होंने ये कहा कि आप चाहते हैं कि हर 20 बच्चों के लिए एक हाई स्कूल हो। किसी एक सूबे की मिसाल दें कि वहाँ ऐसा हो रहा हो कि 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी के लिए एक हाई स्कूल हो। हाँ, ये हो सकता है कि दूर दराज इलाकों से आने वाली बच्चियों के लिए गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया जाए ताकि वो बाहिफाजत तरीके से स्कूल से घर आ सकें। अच्छा नादिया, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब हमने सिंध से रिपोर्ट पेश की तो वहाँ पे, और ये मसला दूसरे सूबों में भी है, कि बहुत जगहों पे तो स्कूल्स नहीं है और बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है। सेफ्टी की वजह से पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते, बच्चे पढ़ नहीं पाते, और लड़कियों को खास तौर पे बहुत मुश्किल होती है। अब लड़कियों की एजुकेशन में जहाँ हम जेंडर गैप की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के बाद कह लीजिए, मतलब अफगानिस्तान में वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान का साउथ एशिया में नंबर आता है। इतना ज़्यादा जेंडर गैप है। लड़कियों की तालीम के लिए ख़ास तौर पे क्या किया जा सकता है? उनको पैसे दिए गए हैं माजी में, लेकिन पंजाब की हुकूमत अब वो प्लान ख़त्म कर रही है पैसे बचाने के लिए। बच्चियों को 1000 रुपया माहवार दिया जा रहा था स्कूल जाने का। नहीं, एक्चुअली इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गर्ल्स का। एक्चुअली अगर आप देखेंगे अर्बन पंजाब और सिंध में गैप काफ़ी नैरो हो चुका है, सिर्फ 2-3% का गैप है, और ड्रॉप आउट रेट्स भी सिमिलर हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स का। और तो काफ़ी चेंज आया है पाकिस्तान में। जहाँ पे स्कूल अवेलेबल है वहाँ पे पेरेंट्स भेजना चाहते हैं और भेजते हैं लड़कियों को। मसला ये आता है कि बलोचिस्तान स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ पे लड़कियों के लिए स्कूलें नहीं हैं। 3 चीज़ें हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं। इन एक्चुअली आपने कहा मैं TCF के लिए काम करती हूँ, उन्होंने 1995 में ये फिगर आउट कर लिया था। 3 चीज़ें हैं। एक, स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए पेरेंट्स के लिए और लड़कियों के लिए, वॉकिंग डिस्टेंस में होना चाहिए। सेकंड, फीमेल टीचर होनी चाहिए। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। जो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादातर टीचर्स मेल होते हैं, अगर ये टीचर्स फीमेल हो जाए दे विल सी मोर फीमेल एनरोलमेंट। और थर्ड, कॉस्ट। अगर कॉस्ट का मसला हैंडल हो जाए देन पेरेंट्स लड़कियों को भेजेंगे स्कूल। ऑलराइट, नादिया नबीवाला हमारे साथ थी, विल्सन सेंटर से मुंसलिक तज्जियाकार। नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड इनसाइट। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कुछ अच्छे कह लीजिए कि पॉइंट्स सोचने के लिए हमें ज़रूर मिल गए। सो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सारा।
جو ہماری خصوصی رپورٹ اسٹیٹ آف ایجوکیشن ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہے، اس پہ آپ کی طرف سے بھی ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. فیس بک پر راجہ عرفان خان نے ہمیں کہا کہ انہیں سیریز بہت پسند آئی اور انہوں نے گزارش کی کہ آزاد کشمیر پر بھی ہم ایک رپورٹ پیش کریں. تو راجہ صاحب، ہم جانتے ہیں بالکل حکومت پاکستان کے مطابق کشمیر میں 47% بچے اسکول نہیں جا رہے. صورتحال یقیناً قابل تشویش ہے، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک کے اوپر رپورٹ لے کے آئیں. اگر ٹی وی شو میں نہیں تو کم از کم ہمارا جو ویب کا پلیٹ فارم ہے اس پہ ہم اس موضوع کے اوپر مزید بات کریں گے. اور اس کے علاوہ رومان خان نے بھی کہا کہ بہت اچھی نیوز رپورٹ ہے. تعلیمی نظام کسی بھی معاشرے کا حقیقی چہرہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور اسی لیے ہم یہ سیریز آپ کے لیے لے کر آئے. آج سیریز ہماری جو ہے اسٹیٹ آف ایجوکیشن وہ تو اپنے اختتام کو پہنچی ہے، مگر اس موضوع پہ ہماری اور آپ کی گفتگو ختم نہیں ہوئی. یہ جاری رہے گی facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ اس سیریز اسٹیٹ آف ایجوکیشن میں شامل تمام تر رپورٹس دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور اس پہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اپنی تجاویز بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ترکی کے دورے پہ ہیں. تفصیلات اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. اور اگر ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کسی قسم کی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر لاگ آن کیجیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ آپ ہماری VOA اردو کی موبائل ایپ بھی بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آئی فون بنانے والی امریکی کمپنی ایپل نے سیلز میں کمی کا اعلان کیا تو دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو ہی دھچکا لگا. آج دن کے آغاز میں ٹوکیو کی شیئر مارکیٹ 3% تک گری، جبکہ چین، آسٹریلیا، جنوبی کوریا اور ٹائپے کی مارکیٹس میں بھی سستی دیکھنے میں آئی. ایپل کے سربراہ کا الزام ہے کہ چین کے ساتھ صدر ٹرمپ کی تجارتی جنگ کے نتیجے میں وہاں سیلز کم ہوئی ہیں. دوسری جانب اگلے ہفتے سے چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات کے نئے دور کا آغاز ہوگا اور اس کی خبر سے ہی دن کے اگلے حصے میں اسٹاک مارکیٹس کی کارکردگی میں کچھ بہتری بھی نظر آئی. پاکستان میں آبادی کی اکثریت نوجوانوں پہ مشتمل ہے، جن کے لیے ملازمتیں پیدا کرنا حکومت کا وعدہ بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے. لیکن جدید دور میں اب بات صرف روزگار کی نہیں بلکہ جاب مارکیٹ میں آنے والی نت نئی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی بھی ہے. آج کل کی جو بہت سی جابز ہیں یہ 10 سال پہلے موجود نہیں تھیں اور آنے والے سالوں میں وہ بہت سی نوکریاں چھن جائیں گی جو آج لوگ کر رہے ہیں. تو آئیے جانتے ہیں کہ کون سی جابز کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے. جنیل چاویز نے ایک ایسے شعبے کا انتخاب کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی جسے عام طور پر مردوں کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے. میں اپنی شخصیت کے مطابق کسی کام کا انتخاب کرنا چاہتی تھی. مجھے ہمیشہ ہاتھ سے کام کرنا اچھا لگتا تھا. لیکن جنیل چاویز نے فوراً ہی محسوس کیا کہ وہ جو کچھ سیکھ رہی ہیں جلد ہی وہ کام تو مشینیں کرنے لگیں گی. میں نے ایک 3D پرنٹر دیکھا جو گھر تعمیر کرتا ہے اور میں نے سوچا کہ یہی کام کرنے تو میں انڈسٹری میں آئی ہوں، اب میں کیا کروں گی. نئے ہنر سیکھنا اب معیشت کا ایک بڑا اہم حصہ بن چکا ہے. لاس اینجلس اسٹریٹ ٹیکنیکل کالج سے وابستہ لارنس فرینک کا کہنا ہے کہ اگرچہ کارکنوں کو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق چلنے کے لیے مسلسل نئے ہنر سیکھنے ہوں گے، لیکن وہ نوکریاں جہاں انسان کو دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے فی الحال تو کہیں نہیں جا رہی. جس کام میں مسلسل مسائل حل کیے جاتے ہیں یا فیصلہ سازی کی جاتی ہے وہ روزگار زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، جیسے تعمیراتی شعبے میں مینٹیننس کا کام، پلمبرز یا الیکٹریشین کا کام. اس کے ساتھ ساتھ شخصیت سے جڑے ہنر بھی جاب برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. کیا ہم لوگوں کو اپنی بات مؤثر انداز سے کہنا سکھا رہے ہیں یا ایک ٹیم میں مل جل کر کام کرنا؟ کیا ہم انہیں معلومات کو جمع کرنا اور اس کا تجزیہ کرنا سکھا رہے ہیں؟ جین اوٹس ورکنگ نیشن کی صدر ہیں، ایک ایسی مہم جو امریکیوں کو مستقبل کی ملازمتوں کے لیے تیار کرتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بہت سے اسکولز اور یونیورسٹیز طالب علموں کو تیار کرتے ہوئے یہ مد نظر نہیں رکھتے کہ ٹیکنالوجی کس تیزی سے بدل رہی ہے. وہ ایسی چیزیں سکھاتے ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے ہی پروفیسرز ہیں. انہیں بزنس سے وابستہ اساتذہ کی ضرورت ہے. لوگ سافٹ ویئر بنانا نہیں جانتے، ہم تو بمشکل کوڈنگ سمجھ پاتے ہیں. اور یہ مسئلہ حل کرنے کا ایک طریقہ ہے انڈسٹری کے پروفیشنلز کے ساتھ انٹرنشپ یا ان کی شاگردگی. 21ویں صدی میں سیکھنا، کسی چیز کے مطابق خود کو ڈھالنا یا کسی نئی تبدیلی میں خود کو ضم کرنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جنیل چاویز کا کہنا ہے کہ ٹریڈ اسکول سے تربیت مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ سالوں تک کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جس کے بعد وہ بجلی اور شمسی توانائی کا کام سیکھنے کے لیے دوبارہ اسکول کا رخ کریں گی. الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. جنوبی بھارت کی ریاست کیرلا کے ایک مندر میں خواتین کے داخلے کے بعد حالات تناؤ کا شکار ہیں. ریاست کے تمام اسکول بند ہیں جبکہ ٹرانسپورٹ کا نظام بھی معطل ہے. کیرلا کے سبری مالا مندر میں تاریخی طور پہ 10 سال کی بچیوں سے لے کے 50 سال تک کی عمر کی خواتین کا داخلہ منع ہے، لیکن اس ہفتے
3 खवातीन दाखिल हो चुकी हैं, जिस पर बीजेपी और उससे मुंसलिक दाएं बाजू की ग्रुप जो हैं वो सख्त एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त लाखों खवातीन सिनफी तफरीक का मुकाबला करने के लिए भी सड़कों पर निकल रही हैं। कौमी शाहराहों के किनारे हाल ही में 600 किलोमीटर लंबी इंसानी जंजीर बनाई खवातीन ने, जिसे विमेंस वॉल भी कहा जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल सितंबर में सबरीमाला मंदिर में खवातीन के दाखिले पर आयद पाबंदी गैर कानूनी करार दे दी थी, लेकिन मजहबी हल्के इस हुक्म पे अमल दरामद से इनकार कर रहे हैं। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खोली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। – 2018 हॉलीवुड के लिए एक मुश्किल साल था, क्योंकि इंडस्ट्री में खवातीन के इस्तेहसाल की खबरें बहुत नुमाया रहीं। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर न सिर्फ रिकॉर्ड कमाई हुई, बल्कि मुख्तलिफ नस्लों से ताल्लुक रखने वाली कहानियां और अदाकार भी बहुत पसंद किए गए। हॉलीवुड हाईलाइट्स लेकर आई हैं वर्दा खलील। My king. Stop it. 2018 हॉलीवुड में नस्ली तनव्वुर का साल रहा, जिसमें सबसे नुमाया जगह बनाई अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर ने। साल का आगाज 2018 की सबसे बड़ी हिट ब्लैक पैंथर से हुआ, जिसमें पहली बार एक अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरो स्क्रीन पर नजर आया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $70 करोड़ कमाए। यही नहीं, साल का इख्तिताम भी अफ्रीकन अमेरिकन सुपर हीरो स्पाइडरमैन पर हुआ है। My name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. एनिमेटेड फिल्म स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर-वर्स में पहली बार स्पाइडरमैन को स्याह-फाम दिखाया गया है। फिल्म अब तक $200 मिलियन का बिजनेस कर चुकी है। What makes you different? Let's go. Is what makes you Spider-Man. मरकजी किरदार में अफ्रीकन अमेरिकन किरदारों को लेकर जो बड़ी फिल्में 2018 में सामने आईं, उनमें ब्लैक लेंसमैन, सॉरी टू बॉदर यू और विडोज शामिल हैं। Since you asked, I hate blacks. जाने वाला साल खवातीन, मुख्तलिफ सकाफतों और अक़लियतों पर मबनी फिल्मों के लिए भी अहम रहा। साल की एक बड़ी हिट फिल्म रही क्रेजी रिच एशियंस, जिसे न सिर्फ फिल्म नाक़दीन ने सराहा, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने तकरीबन $17 करोड़ कमाए। These people aren't just rich, they're crazy rich. Our husbands aren't coming back. दूसरी जानिब ओशियन 8, विडोज और रिंकल इन टाइम, जिनमें खवातीन नुमाया किरदारों में नजर आईं, बॉक्स ऑफिस पर $28 करोड़ से जायद कमाने में कामयाब रहीं। I didn't know it was fancy dress, Fred. You look like an angry lizard. Got to make an impression, darling. 2018 तकरीबन $12 अरब के साथ जहां हॉलीवुड का कामयाब तरीन साल रहा, वहीं इंडस्ट्री 2019 में भी इस कामयाबी को कायम रखने के लिए तैयार है। इस साल रिलीज होने वाली कई बड़े बजट की फिल्मों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है, जिसमें 5 मार्वल फिल्मों समेत 9 सुपर हीरो फिल्में शामिल हैं। Hi, is anyone home? This is Scott Lang. इनके अलावा लायन किंग, अलादीन, मैन इन ब्लैक और फ्रोजन 2 भी इस साल रिलीज होंगी। वर्दा खलील, उर्दू VOA। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। हमारी जो सीरीज इस हफ्ते हम आपके लिए लेके आए, स्टेट ऑफ एजुकेशन, आज खत्म हुई, लेकिन हमने सीखा ये कि मसला पैसों का नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर प्लानिंग का और ख़ास तौर पे टीचर्स को बेहतर तरीके से तैयार करने का है, ताकि मुल्क की शरखानदगी बढ़े और मुस्तकबिल मजीद रोशन हो सके। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं और अपनी राय और तजावीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।